प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, लेकिन टीएलजेन के हिसाब से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पूरी यूनिट है, ठीक है। तो उसमें पहला पार्ट है टेक्सचुअल एंड टेबुलर। टेक्सचुअल एंड टेबुलर नाम से क्लियर है, इसलिए मैं डिफरेंट कलर का मार्कर यूज कर लूं कि टेक्स्ट, आप देखते हैं टेक्स्ट मैसेज, टेक्सचुअल एंड टेबुलर, टेबल से बना है टेबुलर। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टेक्सचुअल में होती है, यानी व्हेन द साइज ऑफ द डेटा इज नॉट वेरी लार्ज, जब हमारे पास डेटा की जो साइज होगी वो बहुत लार्ज नहीं हो, डेटा की साइज नॉर्मल हो, तो हम वहाँ पे किस तरह का प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करेंगे? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कौन सा इस्तेमाल नहीं करेंगे? टेबुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका डेफिनेशन एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, व्हेन द साइज ऑफ द डेटा इज रिलेटिवली लार्जर। रिलेटिवली लार्जर का मतलब क्या होता है? रिलेटिवली लार्जर का मतलब इसके मुकाबले में बड़ा हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बड़ा हो, 10 स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन करना है, 15 स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन करना है, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स बताने हैं, ये क्या हो रहा है इंडिया के 28 स्टेट्स के अंदर, तो हम वहाँ पे टेबुलर प्रेजेंटेशन को प्रेफरेंस देंगे, ना कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था, फिर से लेते हैं ताकि आपको कोई समझने में दुश्वारी ना हो। इसलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भैया हमारे पास दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है नोबिता और नहीं सुनियो, ओके, नोबिता और सुनियो। तो नोबिता के मार्क्स हमने 500 में से दिए थे, इतनी भी गरीबी नहीं है, उसके बाद दे देते हैं 390 दे देते हैं, पास हो गया है। पर उनके पास कोई ऐसा गैजेट था कि वो पास हो गया है। और सुनियो के जो मार्क्स आए हैं वो 500 में से 410 है, ठीक है। 420 करता है वो, लेकिन हमने 410 दे दिए, चल जाएगा। 410 मार्क्स है और जो मार्क्स नोबिता के वो 390 है। तो अगर मैं इसी पार्ट को, इसी सिस्टम को मुझे प्रेजेंट करना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि नोबिता गॉट 390 मार्क्स आउट ऑफ 500, whereas सुनियो गॉट 410 मार्क्स। ये मैंने एक सिंपल लाइन में दोनों स्टूडेंट्स का कंपैरिजन कर दिया। इसके अलावा मुझे और कुछ लिखने की, कुछ बनाने की, किसी डायग्राम की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर सी बात है। क्या है? नोबिता गॉट 390 मार्क्स आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स, whereas सुनियो गॉट 400। तो 300 में समझ लेना कि 500 है, ठीक है। इसमें मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हम, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं आ जाते जो है टेबुलर पे फोकस कर रहा हूँ ताकि बात ज्यादा क्लियर समझ में आए। अब हमने कल 7 जो कैरेक्टर्स थे उनकी बारे में बात करें। नोबिता, सुनियो, अच्छा ज्ञान। ज्ञान की स्पेलिंग क्या लिखते हैं? GYAN, जैसी वाली ये लिख सकते हैं, मैं क्या पता वो क्या लिखते हैं, ठीक है। हम तो ये लिखेंगे ज्ञान। और शिजुका, डेकिजुकी, मीचन और डोरेमोन। हमने डोरेमोन इसलिए रखा क्योंकि 500 में से 800 आ सकते हैं उसके, तो वो कोई ऐसा गैजेट निकाल लेगा। तो नोबिता, सुनियो, जियान, शिजुका, डेकिजुकी और मीचन और डोरेमी, ये 7 स्टूडेंट्स हैं क्लास में जिनके मार्क्स हमें कंपेयर करना है। हालांकि मैंने एग्जांपल बहुत सिंपल लिया है, हमने 30 स्टूडेंट का एग्जांपल ना लेके सिर्फ 7 स्टूडेंट का एग्जांपल लिया है, ये प्रूव करने के लिए कि यहाँ पर हम अगर इस्तेमाल करें टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन तो वो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। अगर हम लिखना स्टार्ट करें नोबिता गॉट इतने मार्क्स, सुनियो गॉट इतने मार्क्स, वो इतना लंबा पैराग्राफ हो जाएगा, कोई नहीं पढ़ेगा उसको। तो ठीक है, मैं यहाँ पे टेबल बना दूंगा, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ओके। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिखा मैंने नोबिता, सुनियो, जियान, शिजुका, डेकिजुकी। पढ़ाई में कौन अच्छा है? डेकिजुकी। मीचन जो कभी कभी आती है, और डोरेमी। डोरेमी बहन है क्या? अच्छा, ओके। तो नोबिता को इस बार थोड़ा सा उसके साथ बहुत इनजस्टिस होता है, बेचारे को ऐसा करते हैं 500 मार्क्स में से 490 दे देते हैं। क्या पूरा बार बार उसको फेल करते हो, और होता वो
सुनियो को दे देते हैं 470, जियान बहुत मोटा सा है, अच्छा सा है, प्यारा सा है, वो कितने दे देते हैं 200 से मार्क्स दे देते हैं 500 में से। सब पीछे बात तो टॉप नहीं कराएंगे, इस बार शिजुका को फेल ही कर देते हैं। 30 नंबर आया 50 टेकिसुकी बार टॉप करता है, इस बार नहीं करेगा, नोबिता कर रहा है टॉप तो इसको 475 दे दिया खत्म करते हैं। और मीचेन को 480 और डोरेमी को कितने मार्क्स 430 4 चलो 360 दे दिया 360। इसको डोरेमोन की मैच से लगा दे 360 बन गई। खैर ओके, तो अब देखें अगर ध्यान से, तो ये मैं एक साइन बना रहा हूँ जिसको ध्यान समझ में आ जाए तो इस्तेमाल कर लीजिएगा कि जो इस अच्छा दोनों की अपने कौन से अपने कौन से प्रोज एंड कॉन्स, यानी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों के अपने, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, इसके भी फायदे हैं और नुकसान भी हैं। क्या ध्यान से समझना, लॉजिकल पढ़ाई करो, फैक्ट के बेस पर पढ़ाई करो, रटो मत, तो एग्जाम में कुछ रट के जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना है, इसका मैंने क्या तरीका बताया, मैंने साइज ऑफ द डेटा इज नॉट वेरी लार्ज, यानी ये वहीं अप्लाई हो सकता है जहां पे डेटा का साइज छोटा हो। तो यही इसकी नुकसान कमी हो गई ना, कि ये वहां अप्लाई नहीं हो सकता जहां डेटा की साइज बड़ी हो, जब डेटा इतना सारा हो, ये डेटा इतना सारा लिखोगे पैराग्राफ, कोई लिखना पसंद करेगा, और अगर लिख दिए तो कोई पढ़ना पसंद नहीं करेगा, ना उसको कोई एनालिसिस करेगा, ना उसको कोई इंटरप्रिटेशन करेगा। इतनी सी बात क्लियर है, कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब जो उसकी खूबी है वो इसमें इसके पास नहीं है, उसके पास क्या खूबी है, व्हेन द साइज ऑफ द डेटा इज रिलेटिवली लार्जर, और बहुत सारा लार्जर, जितने भी सारे लार्जर हो वहां पे आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्सचुअल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कमी इसमें है। और इसकी जो खूबी है कि जब छोटा सा दिखाना हो, मान लीजिए कि हम नोबिता ये वाला केस, इसको मैं अगर टेबल कोई बना दूं ऐसे, ये टेबल इफेक्टिव लग रहा है, ये टेबल इफेक्टिव लग रहा है, नहीं लग रहा ना, क्यों? क्योंकि डेटा का जो साइज है वो छोटा सा है, यहाँ पे टेबुलर इफेक्टिव नहीं लग रहा। टेबुलर इफेक्टिव कहाँ लगेगा, जब डेटा का साइज बड़ा होगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है, समझने में प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, कम से कम 3-4 स्टूडेंट्स का होता तो टेबल देखने में लगती भी टेबल है, यहाँ पे 1-2 स्टूडेंट्स से लिखेंगे कोई मजा नहीं आएगा। यानी ये समझ लीजिए, मैं इसको रेड से लिख दे रहा हूँ, और जब मैं इसको लिख दूं तो आप पॉज कर देना, ताकि हम इसको फिर दोबारा से खत्म करके दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें। पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, उल्टा है, ठीक है। जो टेबुलर की टेक्सचुअल की खासियत है वो इसकी कमजोरी है, जो इसकी खासियत है वो इसकी कमजोरी है। क्लियर हो गया? ये यहाँ पे आपके टेक्सचुअल और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कुछ तरीके से खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे पिक्चोरियल वाला, ठीक है। जो होंगे आपको बुक में कितने 9-10 के आसपास कंपोनेंट दिए हुए हैं, 5 लिख लो जो काम के हैं, मैं साइड में लिख भी दे रहा हूँ और आपको समझा भी दे रहा हूँ। इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं, इस वाले को हम साइड करके 5-10 लिख लो जो एग्जाम में आप लिख सकते हो। सबसे पहले टाइटल, जिसको आप कैप्शन कह सकते हो। नंबर 2 बॉडी या कंटेंट, जो कंटेंट आप लिखना चाह रहे हो उसके अंदर वो, और उसके बाद पर्टिकुलर्स वगैरह, कॉलम एंड रोज, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। चौथा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, का तय करना पड़ेगा। अगर रुपीज में बात हो रही है, पहले इस कॉलम में आपने रुपीज में लिख लिया, अगले कॉलम में आप लीटर में लिख लेंगे, तीसरे में किलोग्राम में लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता, यूनिट सेम होनी चाहिए। और 5वां सोर्स, बुक में 50 चीजें दे रखी हो, इतना परेशान नहीं होना, सिर्फ 5 चीजों पे आपको फोकस करना है। टाइटल, बॉडी, कॉलम, यूनिट, सोर्स, TBCUS, ठीक है, ताकि टाइम कम हो जाए, बचे। सिंपल एंड ब्रीफ,
3 मिनट्स आपको याद रखने हैं बस, और 3 डिमेरिट्स याद रखने हैं। हालांकि डिमेरिट्स बनते चले जाएंगे जैसे जैसे हम इस यूनिट को पढ़ते चले जाएंगे। आप पिक्टोरियल में पढ़ोगे, ओजाइव कर्व पढ़ोगे, हिस्टोग्राम पढ़ोगे, बार ग्राफ पढ़ोगे, ये सारे जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा टेबुलर के डिमेरिट्स कितने सारे हैं, लिस्ट अपने आप बनती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 मेरिट याद कर लो, इनमें से कोई सा भी। पहली मेरिट का मतलब एडवांटेज, फायदा, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी, कुछ भी कह लीजिए। सिंपल होता है, छोटा होता है, यानी कि आपको इतनी बड़ी बड़ी टेबल्स स्टडी नहीं करनी पड़ती। इजी टू डू कंपैरिजन, अगर दो में कंपेयर करना हो, यानी इंडिया और पाकिस्तान का मैच वर्सेस साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच, इनमें कंपैरिजन करना हो तो आप आराम से टेबल के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। इजी एनालिसिस, एनालाइज करना हो किस बैट्समैन ने कितने रन मारे, किसने क्या करा, तो इजी एनालिसिस है। हालांकि यही चीज हम नुकसान पढ़ेंगे इसी का बार ग्राफ जब हम पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आपको 5 लिख करके बोला है कि कोई भी 3 आप अपने हिसाब से जो आपको इजी लगे वो याद रख लेना। हाइलाइट्स आर इजी, हाइलाइट्स मतलब पीछे इस पूरे रिकैप जिसको कहते हैं ना, पूरे डेटा के अंदर हुआ क्या क्या, वो सारा आप इससे हाईलाइट कर सकते हो। इकोनॉमिकल, इसमें खर्चा नहीं आता, खर्चा आता है टेबल बनाने में, नहीं आता। खर्चा मतलब आता तो है ही, बुक खरीद रहे हो, कॉपी खरीद रहे हो, बार ग्राफ खरीद रहे हो, टेबल खरीद रहे हो, सब कुछ, लेकिन यहाँ पर सस्ता होता है, पैसा ज्यादा नहीं लगता इन कंपैरिजन विद बाकी हमें जो भी यूज करते हैं। डिमेरिट्स क्या है, जब हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज होती है हम उस पर ये टेबल नहीं बना सकते। दूसरा, कैन नॉट बी यूज्ड इन लार्जर कंपैरिजन, जब 3-4 कंट्रीज 5 कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करना हो तो टेबल वहां पे फेल हो जाती है। ठीक है, नॉट डिस्क्रिप्टिव, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन इस टेबल से हम निकाल के नहीं लिख सकते। डिस्क्रिप्शन लिख भी सकते हैं तो थोड़ा सा लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं लिख सकते। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, अब हम आ रहे हैं पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है, जो कि है अगला चैप्टर पीयर जन के हिसाब से। संदीप गर्ग तो यही चैप्टर ही कंटिन्यू हो रहा है अभी, उसमें खत्म नहीं हुआ है। और आई वुड बेसिकली ऑलवेज गो फॉर संदीप गर्ग, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन की है विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो जल्दी से इसको करिए ताकि हम डायग्रामेटिक की तरफ आ सकें। तो ज्योमेट्रिक डायग्राम, भाई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो आपने लिखा है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसके जो स्टैटिस्टिशियंस है वो 3 पार्ट बताते हैं, कौन से? ज्योमेट्रिक, फ्रीक्वेंसी और अरिथमेटिक। ठीक है, इन सब की मीनिंग हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा मत समझना कि हम गायब कर रहे हैं मीनिंग, बहुत आराम से पढ़ेंगे। लेकिन ज्योमेट्रिक डायग्राम से शुरू कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक डायग्राम में सबसे पहली जो चीज है बार ग्राफ, यानी अब जो है पिक्चर स्टार्ट हो गई है और आप देखते हैं कोई पिक्चर स्टार्ट होने से पहले मतलब डिस्क्लेमर तो आता ही है कि किसी का नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं है, लेकिन एक्टर्स का नाम भी स्टार्ट होता है लिखा हुआ। कई बार पिक्चर के एंड में आ जाता है कि कौन कौन से एक्टर्स या किन किन लोगों ने, आर्टिस्ट ने इसमें काम किया है, लेकिन कई बार स्टार्टिंग में आ जाता है। तो समझ लीजिए कि ये वो वाली पिक्चर चल रही है, यहाँ पे एक्टर का नाम स्टार्टिंग में आ चुका है। तो जो वो एक्टर है जिनको हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, उनका नाम है बार ग्राफ, या फिर हम प्यार से इनको शाहरुख खान कहते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? शाहरुख खान। हमारे एसआर के साथ जो है वो क्या है? बार ग्राफ। तो हम बार ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि हम ये कहें कि बार ग्राफ आसान होता है। बार ग्राफ बिल्कुल भी आसान नहीं है। इन टर्म्स ऑफ 11th क्लास आप ये समझ रहे हो कि इस क्लास में हम करते आ रहे हैं, वो 10 का 10 मिला दो, 12 का 12 कर दो, 14 का 14 कर दो, ऐसा नहीं है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बार ग्राफ, इसके बारे में हम इस चैप्टर में अभी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि बार ग्राफ वो टेबुलर और टेक्सचुअल जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं उससे उठ करके है। ये चीज अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि टेक्सचुअल भी नहीं है और ये टेबुलर भी नहीं है। ठीक है, ये टेबल के बेस पर बनता है, पहली बात इतनी समझ लीजिए। टेबुलर प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी आपको, बनी भी होगी कहीं पे, उसके बेस पे ही ये बनेगा बार ग्राफ। ठीक है ना, या कहीं पे टेक्सचुअल लिखा हुआ कोई पैराग्राफ कि 10th क्लास के इतने स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए, इसके इतने मार्क्स आए, उस पे आप बार ग्राफ बनाएंगे। यानी कि आप बार ग्राफ का पहला फीचर ये है कि बार ग्राफ डिपेंडेंट है बनने के लिए किसी और पर। बात है समझ में? कुछ दूसरा दिमाग में, बार ग्राफ अकेले अपने आप ही बन पाएगा, इसको चाहिए होगा कोई दूसरा प्रेजेंटेशन। इसलिए वो प्रेजेंटेशन हमने इससे पहले पढ़ लिया, वो कौन सा था? टेक्सचुअल भी हो सकता है, टेबुलर भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो टेबुलर होता है। एक टेबल बनी हुई है, उसी टेबल को किस पे शो कर देना है? बार ग्राफ को शो कर देना है। अब ये देखिए कि जो बार ग्राफ है उसके टाइप कितने होते हैं। पहला है सिंपल बार डायग्राम, लिख लीजिए, स्टार्ट कर लेते हैं। शाहरुख खान साहब को हम पढ़ रहे हैं, बार ग्राफ को हम पढ़ रहे हैं। सिंपल बार ग्राफ जो कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं।
सिंपल बार ग्राफ। अब जब हम बार ग्राफ स्टार्ट कर ही चुके हैं तो आप थोड़ी देर के लिए इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि फ्रीक्वेंसी डायग्राम और अरिथमेटिक मीन क्या होता है। नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट बार डायग्राम। ठीक है, लिखिए दिमाग से अपने खुद से कि सिंपल बार डायग्राम दो तरह के हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। ठीक है, दो तरह के हो सकते हैं सिंपल बार ग्राफ या बार डायग्राम, दो तरह के हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, चाहे इंसान जैसे बनाए उसके ऊपर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्टिकल जो होगा वो सिंपल जो आप स्कूल में पढ़ते आए हैं, जो ऐसे में यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि एक करके इतना टाइम लगाऊं उस पर, तो आप स्कूल में पढ़ते हैं सिंपल बार ग्राफ, जो हालांकि इनके बीच की जो डिफरेंसेस होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होगा, इसीलिए ग्राफ में ये बनता है। ये बोर्ड पे तो थोड़ा सा अनइवन बनेगा ही। ये है वर्टिकल, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल ऐसा वाला होगा। ये वाला क्या मतलब समझ आया क्या और क्या खेल हो रहा है? ये इस वाले पैराग्राफ को बस आप अगर टिल्ट कर दे, थोड़ा सा घुमा दे, तो ये बन जाता है हॉरिजॉन्टल पैराग्राफ। बहुत सिंपल सी बात है, अगर दिमाग का इस्तेमाल करें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चीजों को समझ लें। देखें, अगर मैं इसको इसके लिए ग्रीन का इस्तेमाल करता हूँ, उसके लिए रेड का, इसके लिए ब्लू का, तो सबसे पहली बात ये हुई कि बार डायग्राम जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, आंखों को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, आपको डेटा निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। जब मैंने इसको पूरा ग्रीन कलर से शेड कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन का मतलब है 12th क्लास। ठीक है, हो गया ना जी? ग्रीन का मतलब 12th क्लास, बात ही खत्म सारी। कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी को मैं रेड कर दूं, फॉर एग्जांपल अभी कर ही लेते हैं, साथ साथ समझ में आ जाए। तक मैं इसलिए इतना टाइम इसमें लगा रहा हूँ ताकि आप अलग से इसके फीचर्स बैठ के आप अंदर करने लग जाएं। इसमें मैंने रेड कर दिया और यहाँ पे मैंने रेड सर्कल करके या रेड स्क्वायर करके लिख दिया 11th क्लास। यहाँ पे वही 11th क्लास, बहुत ही सिंपल सी बात। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। और ये मैंने कहा कि डिपेंडेंट होता है इस पे कि ये पहले टेबल बनेगी तब ये बनेगा, ये डायरेक्टली आसमान से नाजिल नहीं होगा। ठीक है, दूसरी तरह के जो डायग्राम होते हैं वो होते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम लिख लीजिए। पहले हमने पढ़ा सिंपल बार ग्राफ, उसके बाद मल्टीपल बार ग्राफ या मल्टीपल बार डायग्राम भी आप लिख सकते हैं। मैं इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूं, नीचे वाले को। ठीक है, तो मल्टीपल बार डायग्राम जो होते हैं बेसिकली ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक साथ ये भी दो तरह के, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको दोनों तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको दो स्टूडेंट्स का कंपैरिजन एक ही ग्राफ पे करना है, मान लेते हैं कि आपको दो स्टूडेंट्स का कंपैरिजन एक ही ग्राफ पे करना है, तो आपने बनाया ये ऐसे, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर लिया, इस पे मैं ब्लू का इस्तेमाल कर लूँ। दूसरा ऐसे, फिर ऐसे, दूसरा वाला ऐसे। ठीक है, समझ आया कुछ या नहीं आया? यहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए इसका नाम मल्टीपल है। तीन भी कर सकते हैं, कई लोग ने चार भी करके दिखाया है, हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम क्या करेंगे, इस पूरे को ब्लैक कर देंगे, ब्लू कर देंगे, ब्लू पोर्शन ब्लू है, इसको ब्लू कर देंगे, और इस वाले पोर्शन को जो हमारे पास ब्लैक है इसको ब्लैक करके छोड़ देंगे। हम मैच का कंपैरिजन कर रहे हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स ने क्रिकेट के मैच में कितना स्कोर किया 3 मैच में, और 11th वालों ने कितना स्कोर किया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक का मतलब 12th क्लास और ब्लू का मतलब 11th क्लास। 11th क्लास। समझ आया कुछ? अरे जल्दी से बताओ, समझ आया कुछ? हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक या एक नहीं, एक से ज्यादा होना चाहिए। ये है सिंपल बार ग्राफ का एग्जांपल जो आप 6th क्लास से 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये मल्टीपल है,
दो स्टूडेंट्स का कंपैरिजन एक साथ कर दिया, दो क्लास का कंपैरिजन एक साथ कर दिया, लेकिन जो एक चीज है जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर दूं, जिसमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आगे दिक्कत करेगा, वो ये वाला पोर्शन है जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं। ये पोर्शन क्या है? ये हर हाल में खाली रहना ही चाहिए। अगर ये पोर्शन आपने खाली छोड़ दिया तो ये बार ग्राफ नहीं बचेगा, ये बन जाएगा हिस्टोग्राम, जो कि हम पढ़ेंगे आने वाले अभी थोड़ी ही देर में। ठीक है, बार ग्राफ की शर्त ये है कि इनके बीच के जो डिफरेंसेस है वो रहेंगे ही रहेंगे, वो खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, ये आप पहला हो गया सिंपल बार ग्राफ, दूसरा हो गया मल्टीपल बार ग्राफ, और तीसरा हो जाता है कंपोनेंट बार ग्राफ या फिर सब डिवाइडेड बार ग्राफ। इसका नाम हम रख देते हैं सिंपल सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सब डिवाइडेड बार ग्राफ कैसा होता है तो बताएगा कैसा होता है, पहले पढ़ा होगा, वैसे ये भी आप छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान से ही होते हैं। ये ऐसे होते हैं, एक में ही दो होते हैं। मेरी थोड़ी सी नहीं, मेरी ड्राइंग जो है ऐसी है कि आप डर हो जाएंगे देख के। ये हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या करा, इसको ब्लू और इसको ब्लू, ठीक है, ग्रीन एंड पूरा यहां से यहां तक कितना लंबा ग्रीन। ठीक है, इसका नाम क्या है? सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ग्राफ तो बन रहा है लेकिन एक ही को दो में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल था, वहां पे क्या हो गया, एक ही को दो में डिवाइड कर दिया बार ग्राफ। इसमें क्या है, हम एक ही पे दिखा रहे हैं कि मुकेश का ये ग्रीन कलर का हमने मुकेश का कर दिया, लेकिन ये मुकेश हमने पहले भी एग्जांपल का भी ले लिए, बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये एग्जांपल ले लें, शक्तिमान। तो खैर मान लिया हमें मुकेश है, दूसरा वाला सुरेश है, ठीक है, ब्लू वाला सुरेश है। तो एक ही बार डायग्राम पे हम दोनों को दिखा रहे हैं, इसको हम कहते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ये बार डायग्राम। ठीक है, चौथा वैसे बनता नहीं है पार्ट, लेकिन जबरदस्ती बना देते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझा दूं कि किसी का मिस ना हो, कभी बोलने की सर ये तो आपने बताया ही नहीं था, तो इसीलिए परसेंटेज बार ग्राफ। परसेंटेज बार ग्राफ में भी बहुत थोड़ा सा एकदम माइनर सी बात है, वो ये है कि परसेंटेज वही भी होती है आपकी पूरी टेबल पे, उसी को शो करना पड़ता है परसेंटेज के बेस पे, किस पे, बार ग्राफ। तो वो 60.1.9 61.2 जो भी बनेगा परसेंटेज वैसे बनेगा, उसको आप न भी लिखें न भी याद करें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो अंडर बार ग्राफ ही आता है, सिंपल बार ग्राफ ही है। आपको जो याद रखना है वो शुरू के 3 याद रखना है, 3। ठीक है, ज्यादा परेशानी में पड़ेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अच्छा हाँ, एक और रह गया जो कि आमतौर पे अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लग गया, मैं ये समझ में आ गया तो ये सारा मिटा दूं, क्योंकि जो सबसे लास्ट में आएगा 5वां वाला डेविएशन बार ग्राफ, वो सबसे ज्यादा तंग करता है। तंग तो नहीं करता, जिसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए मुश्किल नहीं है कुछ, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते वो लास्ट टाइम तक तंग होता रहता है। जब मैं बोलूँ तो डेविएशन बार ग्राफ, इसको सबसे ज्यादा मजबूत कर लेना। ये है एक, ये समझ लो कि गुरु की तरफ से एक ज्ञान ले लीजिए कि ये डेविएशन बार ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, या को मार्क्स दिलवाएगा एग्जाम में, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, अभी एग्जाम भी आपके नजदीक है तो उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये काफी आपके काम आएगा डेविएशन बार ग्राफ। डेविएशन बार ग्राफ में करना क्या पड़ता है, सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल ले लें जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं छोटी सी, 2016 से लेकर 2022 तक फसल कितनी पैदा हुई, ठीक है। ये हम एग्जांपल ले लेते हैं 30 -20 10 15, 30 -20 10 15, and then -25 and 20, -25 20 and फिर -35। चलो इसको पॉजिटिव में रखते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको।
ये टेबल है, ये टेबल बता रही है कि 2016 से लेकर 2022 तक कितना क्रॉप हार्वेस्टिंग हुई है, कितनी फसल जो है वो काटी गई है। तो हम काम करेंगे, आपको पता ही है ना 4 क्वाड्रेंट होते हैं ग्राफ में, क्वाड्रेंट का तो पता होगा। ग्राफ सिर्फ ऐसे तो होता नहीं है, ग्राफ के अंदर ऐसा भी होगा, ये वाला हिस्सा होगा, चारों क्वाड्रेंट आपको याद जमा कर रखना है। तो अब वो याद रख लीजिए थोड़ा सा जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इस वाले को भूल जाइए। अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि ये 0 है, इसके जितना नीचे जाते जाएंगे वो नेगेटिव होगा, जितना ऊपर जाएंगे वो पॉजिटिव होगा, ये तो याद रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान समझना है कि मुझे इसी चीज को ग्राफ पे उतारना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले 2016 में मेरी कितनी, ये टन्स में है, यूनिट हमें क्लियर होना चाहिए कि टन्स में है, ठीक है। 30 kg टन्स हमारा जी पैदा हुआ है, टन में है, तो टन 2016 में जो टन है इसको मैं ब्लू कलर से लोकेट कर रहा हूँ। पहले तो 10, 20, 30, 40 और माइनस में तो इतने लेके चलेंगे 10, 20, -20, -30, बहुत दिन वाला 33 बन गया, -40, ठीक है जी। तो 2016 में कितने टन हुए, 30 टन, और पॉजिटिव में रहे, तो मैं 2016 में 30 टन से सीधे ग्राफ बन गया मेरा 2016, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2016, और इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करके मैं चलाया 2017 में, जहाँ पे मेरी प्रोडक्शन हुई है -20। ये -20 क्या चीज होती है, इसको हमने पहले ही समझ लिया है कि जहाँ पे खर्चा ज्यादा हो जाए और वहाँ पे कमाई हो ही ना, ये -20 बन जाएगा उल्टा ग्राफ। यस सर। किसी को ये समझने में दिक्कत आ रही है तो बता दो। इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया 2017, 2017। उसके बाद 2018 में मेरी प्रोडक्शन थोड़ी सी सुधरी, और प्रोडक्शन कितनी हुई, ग्रीन कलर से लोकेट कर रहे हैं कि वो हुई 10, तो हमने इसको कर दिया 10, लेकिन आप मेंटेन रखेंगे डिस्टेंस 2017 में, 17 तो नहीं 18, ठीक है। अब हम वापस से ब्लैक कलर पे आ जाते हैं, और हम 2019 में प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कि है 15, तो 10 और 20 के बीच में पड़ेगा 15, ये हो गया 15। लेकिन अब 2020 में क्योंकि कोविड आ जाता है तो मेरा और नुकसान हो गया, और 2020 में मेरी फसल हो गई -25, तो ये हम फिर से वापस से ब्लू कलर से लोकेट करते हैं, और हम -25 आ जाते हैं, ये आपका बन गया -25। इसको हमें थोड़ा सा और खींचना पड़ेगा। 2022 में कितना है 35, और भाई 21 में 20 हुआ, और ग्रीन कलर से यूज कर लेते हैं, 22 कंफ्यूजन है ना मार्कर से। 35, बहुत अच्छी बात है जी, 35 टन, और यहाँ पे याद से इसको क्लोज भी कर देंगे, ठीक है जी, ये भी क्लोज हो गया। अब ध्यान से एक एक काम ये करना है कि हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि कौन सा ईयर है 2019, ये कौन सा ईयर है 2020, ये कौन सा है 2021, ये कौन सा है 2022। मेरा डेविएशन पैराग्राफ पूरा हो गया। तो आपको दिक्कत आई इसमें, देखो ये 3 स्टेप्स है पाई चार्ट बनाने के लिए। फिर आपने ये पाई चार्ट और सर्कुलर चार्ट जिसको भी कहते हैं, ये आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में किया होगा, मैथ्स में। नहीं भी किया होगा तो थोड़ा दिमाग अभी ही लगा लें तो काम आ जाएगा। स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहला काम, कन्वर्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू परसेंटेज वैल्यू। यहाँ पे परसेंटेज की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, परसेंटेज वैल्यू। कन्वर्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी गिवन वैल्यू जो भी आपको है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ अ सर्कल स्टेप 2, ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग कंपास and devote the percentages
एवरी पार्ट। ये बुक के हिसाब से बुक में ढूंढने के नहीं मिलेगा, इजी लैंग्वेज में ये मैं समझा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। नंबर 3 एंड द लास्ट स्टेप, शो ईच वैल्यू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 3 स्टेप्स हैं ये डायग्रामेटिक में पाई चार्ट के लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम, कन्वर्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू परसेंटेज वैल्यू। दूसरा, ड्रॉ सर्कल यूजिंग कंपास एंड डिवोट द परसेंटेज टू एवरी पार्ट। नंबर 3, शो ईच वैल्यू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो गलत हो जाएगा। और बहुत सारे दिमाग के लोग एंटी वायरस जिनके दिमाग में नहीं होता, एंटी वायरस नहीं डालते ना दिमाग में एंटीवायरस डालने का मतलब क्या है, ये बात छिड़ी गई है तो समझ ही ले। जैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं ना कि फालतू की फाइल्स ना आ जाए, फाइल्स के अंदर जो वायरस है, कीड़ा मकोड़ा है वो ना आ जाए। तो दिमाग में एंटीवायरस जो होता है कि काम की चीजें ही रखें। जब दिमाग में एंटीवायरस नहीं होता तो आप स्ट्रेस में भर जाते हैं और सिर्फ फालतू की चीजें सोचने लग जाते हैं। तो यहाँ पे अभी आप फिलहाल एग्जाम के नजदीक है और मुझे लगता है कि आपके दिमाग को एंटीवायरस की सख्त जरूरत है। तो आप एंटीवायरस का इस्तेमाल कीजिए कि आप जो इसको बनाएंगे पाई चार्ट को, वो एंटी क्लॉकवाइज में चलाएंगे। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है ना उस डायरेक्शन में, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएंगे, ना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएंगे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम आपको करके बता देंगे कि कैसे होगा। सबसे पहले तो एक टेबल बनेगी, टेबल में अकॉर्डिंग टू योर बुक एक टेबल है पेज नंबर 147 पे, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज का परसेंटेज शेयर गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, कुछ नहीं करना। मतलब इसमें गिवन है, आप इसको परसेंटेज वैल्यू कुछ करना ही नहीं है, लेकिन परसेंटेज गिवन है। अब इसको आपको शेयर जो बना के दिया हुआ है अगले पेज पे कि इसमें 360 वाला कितना परसेंटेज बनेगा सर्कल के अंदर का, उसको कन्वर्ट करने के बाद में आप उतना परसेंटेज जो है सर्कल को डिवोट कर देंगे। स्टॉप करो। यहाँ पे अब आपको एक क्वेश्चन सिंपल सा गिवन है और किसी भी एग्जांपल के लिए अब देखो जी, फॉर्मूला लिखा है गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, जो आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज शेयर होगा। अब यहाँ से 58 डिग्री, जो हमने कहा था क्लॉकवाइज, याद रखें स्टेप 3 में क्लॉकवाइज की बात हुई, तो 58.32 का आप जो शेयर देंगे वो किसको देंगे, प्राइमरी सेक्टर को देंगे। तो आपके हिसाब से यहाँ से शुरू होगा 58 पॉइंट, ये इस तरीके से आप यूज करेंगे कंपास और टी दोनों का, तकरीबन ऐसा आएगा कुछ। और यहाँ लिख देंगे, आप पूरा रेड भी कर सकते हैं इसको, और यहाँ प्राइमरी लिख करके छोड़ भी सकते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, जो भी आपको इफेक्टिव लगे। उसके बाद अब कितना है 91.44, तो 91.44 के लिए तकरीबन जो आपका बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे ये 90 डिग्री का बन गया पूरा। 91.44 थोड़ा सा खींच लिया, तो ये प्राइमरी किसका है, ये प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सेक्टर ये वाला हो गया। ठीक है जी। अब उसके बाद 99 डिग्री जो है वो किसका मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट का, ये भी ऐसे बनेगा कुछ, ये ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके बाद 60.16 जो है वो ऐसे कुछ निकल के आ रहा है, ऐसे इतना टेढ़ा तो नहीं होगा, लाइन सीधी होगी। कितना है 65.16, किसका है, फाइनेंस का है, तो हम यहाँ लिख देंगे फाइनेंस एंड इंश्योरेंस पे। लास्ट बच गया आपका कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज, तो आप उसको दे देंगे जो गिवन है कितना है 46.08, यहाँ लिख देंगे कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज, जो भी आपका बन रहा है। ठीक है, ये बोलिए आपका पाई चार्ट सिंपल सा। फिर उसके बाद 20 से 30 कितना बच चुके हैं, 15 12 थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, 15 हो गया। उसके बाद 18 20 से थोड़ा सा नीचे आएगा, 20 उसके बाद 22 ऊपर ही जा रहा है,
वैसे ये मैंने लास्ट में जल्दबाजी कर दी है, समझ लो ये काम था। तो हिस्टोग्राम ऐसा भी हो सकता है, हिस्टोग्राम नीचे की तरफ गिरता हुआ भी हो सकता है। बस फर्क क्या है कि बार ग्राफ में बीच में स्पेसेस थे, हिस्टोग्राम में बीच में स्पेसेस नहीं है। समझ में आ गया? और कोई भी टेंशन नहीं है, वहां जो थी वहां स्पेसेस थे, यहाँ स्पेसेस नहीं है। इसके अलावा कोई खास इन दोनों में फर्क नहीं होता। बार ग्राफ भी आपका लगभग हो गया। इक्वल अनइक्वल पे बात करनी हो कर लेंगे बाद में आराम से बैठ के। कोई ऐसा आपको हो सकता है कि पॉलीगॉन मिले, सॉरी हिस्टोग्राम मिले जिसकी शुरुआत की साइज ऐसी हो और फिर बाद में ऐसा हो जाए, इतना ये इसको कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर उसके बाद ऐसा हो जो बिल्कुल साइज शुरू से उसकी सेम चलती आ रही है, साइज में कोई डिफरेंस नहीं आया, इसको कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों होता है, इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ये सारे ऑप्शनल टॉपिक्स है, फिर भी अगर कोई इस पर डिस्कस करना चाहे हम क्लास के बाद इस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका हिस्टोग्राम यहाँ पे हो गया। तो अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है, दिमाग लगाने वाला टॉपिक नहीं है ज़्यादा।